हेलो नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था यूजीसी नेट के लिए, जो कि हमारा पेपर 1 का यूनिट 1 है, जिसमें से हमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। कल की वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था और टीचिंग की क्या डेफिनेशन होती है उसको हमने समझा था। एक्सेप्ट दैट बेसिक मॉडल्स ऑफ टीचिंग वो भी हमने पढ़ा। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। आज की वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे और रिसेंट जो हमारे PYQs आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। एक्सेप्ट दैट टीचिंग का नेचर कैसा है वो भी हम पढ़ेंगे। ये हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में। रिसेंट जो भी हमारा पेपर हुआ था जनवरी में, उनसे भी उस पेपर में भी लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन देखने को मिला था और उससे प्रीवियस पेपर में भी। उन क्वेश्चंस को हम वीडियो के एंड में सॉल्व करेंगे। ये हमारे PYQs हैं जो कि हम वीडियो के एंड में सॉल्व करेंगे। ये हमारे कुछ PYQs रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। कल की वीडियो में हमने जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका सिलेबस भी डिस्कस किया था। उसमें जाकर आप सिलेबस भी देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। सिलेबस के एक्सेप्ट और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो टीचिंग का पिरामिड हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जहाँ पर कि जो चाइल्ड होता है वो स्वतः ही चीज़ों को सीखता है, तो स्वायत्त विकास स्तर जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो मेमोरी लेवल है, जिसको कि स्मृति स्तर भी कहा जाता है, जो कि इन्होंने दिया हर्बार्ट ने दिया था, तो हम इसे याद करते हैं MH से, मेमोरी हर्बार्ट। देन नेक्स्ट हमारा जो इस लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, जिसे अवबोध स्तर भी कहा जाता है, जो कि मॉरिसन ने दिया और हमें इसे याद रखना है UM से। MH मेमोरी हर्बार्ट, UM अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन। देन जो हमारा थर्ड लेवल होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, जिसको कि चिंतन स्तर कहा जाता है और वो हंट ने दिया, तो इसे हमें याद रखना है RH रिफ्लेक्टिव हंट। तो इस तरह से हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो रहते हैं, शिक्षण के स्तर। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा मेमोरी लेवल है, जैसा कि ये हमें नाम से ही दिख रहा है, जहाँ पर कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। हमें क्या करना है, यहाँ पर लर्न कराना है, मेमोराइज कराना है। यहाँ पर रूट मेमोराइजेशन होता है, कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, रटते हैं, मेमोरी में डाल देते हैं और उसे रिटेन करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे रिकॉल करेंगे, देन रिकॉग्नाइज करेंगे। इंफॉर्मेशन जो भी हमने ली है उसको हमें रिटेन करना है और रूट मेमोराइजेशन जो है उसके अंदर आता है, मेमोरी लेवल के अंदर स्मृति स्तर इसको कहा जाता है। यहाँ पर 4 प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व रहती है। सबसे पहला होता है परसेप्शन, देन रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि प्रीवियसली पूछा गया है एग्ज़ाम में। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। टेट एग्ज़ाम में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम देख सकते हैं। 4 प्रोसेस क्या इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहला, कोई भी परसेप्शन जो है वो बनता है, देन हम उसको याद करते हैं, चीज़ों को रिटेन अपने दिमाग में धारण करते हैं, रिटेन करने की कोशिश करते हैं। देन हमने कोई चीज़ देखी, उसका हमारे अंदर
फिर हम उसको जब दोबारा देखते हैं तो हम उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करते हैं, देन हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कौन सी चीज़ है जो हमने प्रीवियसली भी देखी हुई थी। तो ये हमारा 4 प्रोसेस जो है वो रहते हैं मेमोरी लेवल के अंदर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 स्टेप्स ऑफ मेमोरी लेवल। सी सो सुपर। सो सुपर। से हमारा फोकस है, सी से सिंटैक्स हो गया, देन सो से हमारा सोशल सिस्टम हो गया, देन सुपर है हमारा, SU हमारा सपोर्ट सिस्टम हो गया, और ER से हमारा इवैल्यूएशन हो जाता है। तो ये हमारे 5 स्टेप्स रहते हैं मेमोरी लेवल के अंदर। 4C सो सुपर ये पूछे जाते हैं, एज इट इज स्टेप्स भी जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोकस केंद्र, सिंटैक्स वाक्य विन्यास, सपोर्ट सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था, सपोर्ट सिस्टम समर्थन तंत्र, देन मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो है इसको कहा जाता है। तो ये हमारे 5 स्टेप्स थे मेमोरी लेवल के। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल जो कि है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। और जो हमारा मेमोरी लेवल है वो किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया, MH। अब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो थोड़ा सा थॉटफुल हो जाता है। मेमोरी लेवल को थॉट लेस लेवल भी कहा जाता है, या लेस थॉटफुल लेवल भी मेमोरी लेवल को कहते हैं। अब यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये थॉटफुल लेवल होता है। इसमें मेमोरी के साथ साथ इंसाइट भी जो है वो आ जाती हैं। मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें मास्टरी जो है वो करने की कोशिश जो है उसमें की जाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। इसके अंदर हमारे कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्प्लिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, इन्फेरेंस। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। 5 स्टेप्स जो है वो रहते हैं। इसका जो निमोनिक है वो हमने याद किया है, ई पा और। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इनके स्टेप से। तो ई पा और जो है इसको हम सीक्वेंस इसका याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। तो ये 5 जो है स्टेप्स हो जाते हैं। देन इसके बाद एक्सप्लोरेशन को अन्वेषण बोलते हैं, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, एसिमिलेशन आत्मसातीकरण, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था, रिसाइटेशन अनुवाचन। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए अंडरस्टैंडिंग लेवल के। अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं हम, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे ज़्यादा हाईली थॉटफुल लेवल होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पर कि प्राइमरी प्लेस होता है किसका, स्टूडेंट्स का। जो सीखने वाला है, लर्नर है, उसका प्राइमरी स्थान जो है वो होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इस लेवल के अंदर डेवलप हो जाती है। क्लासरूम कैसी होती है यहाँ पर, ओपन होती है, इंडिपेंडेंट होती है और डेमोक्रेटिक होती है। ये नहीं कि हम कोई रूल बना रहे हैं और वो हम स्ट्रिक्टली जो है वो बच्चों पर फॉलो कराएंगे, तो वो इस लेवल के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनमें समझ जो है वो डेवलप हो चुकी है, उनका खुद का क्या है, रीज़न है, तो वो जो है किसी भी चीज़ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, अप्रोच के थ्रू हमें जो है वो स्टूडेंट्स को समझाना होता है। यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिनल थिंकिंग एंड कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो डेवलप होती हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर। स्टूडेंट का पार्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम जो है वो करते हैं। स्टूडेंट्स बिकम इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव। इस लेवल के अंदर ही जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन की जो पावर है और एक थॉटफुल जो लेवल है जहाँ पर कि इमेजिनेशन हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि
हमें कोई अगर नई इनोवेशन करनी है तो किस तरह से हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू और स्टडिंग के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। रिफ्लेक्टिव लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। तो ये हमारा था रिफ्लेक्टिव लेवल। अब हम इससे रिलेटेड यूजीसी नेट में 2021 में जो PYQ आया था उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो रिसेंट PYQs आए हैं वो हम वीडियो के एंड में सॉल्व करेंगे। और जिसका PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो डिजाइंड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। तो हमें पता है कि हम एक्सप्लोर कब कर पाएंगे। अब हम छोटे बच्चे को तो कहेंगे नहीं कि जाइए आप, हम एक टॉपिक उनको देंगे और कहेंगे इस टॉपिक पर आपको क्या करना है, सर्च करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। छोटे बच्चों को नहीं देंगे हम ये तब करेंगे। एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग हमारी तब होती है जब हम क्या करते हैं, सब कुछ हम सीख चुके हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें याद कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं। देन उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन की जो पावर है वो भी हमारे अंदर डेवलप हो गई है, कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो चुकी है। इन सब डेवलपमेंट के बाद ही हम किसी चीज़ को क्या कर पाएंगे, रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाता है, चिंतन स्तर इसको कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं टीचिंग जो होती है उसका नेचर कैसा होता है। टीचिंग जो है वो एक बाइपोलर प्रोसेस है, जो कि किन्होंने कहा था, एडम ने दिया था। इन्होंने कहा कि टीचिंग जो होती है ना वो दो पोलर होती है, जिसमें सिर्फ दो पोल होते हैं, टीचर और लर्नर। टीचर होता है जो सिखाता है और लर्नर होता है जो सीख रहा होता है। तो टीचर और लर्नर दो अगर होंगे तो वो बाइपोलर प्रोसेस कही जाएगी। बात करते हैं, इन्होंने कहा कि ट्राइपोलर पोलर प्रोसेस जो है वो होती है जहाँ पर कि क्या होता है, टीचर होता है, लर्नर होता है और उसके अलावा करिकुलम जो होता है वो भी रहता है। तो ये हमारी हो गई टीचिंग। अब हमारा क्वाड्रीपोलर प्रोसेस रहता है टीचिंग। ये भी कहा गया कि क्या है टीचिंग, क्या है, एक क्वाड्री पोलर प्रोसेस है जहाँ पर कि चार पोल हैं, टीचर है, करिकुलम है, लर्नर है और फिजिकल क्लाइमेट है। जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, फिजिकल क्लाइमेट है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से ये चार पोलर वाला प्रोसेस जो है वो माना जा सकता है। तो अलग अलग जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अलग अलग अपने जो मत हैं वो रखे और उनके अकॉर्डिंग ही इनको जो है वो पढ़ा जाता है। सो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा माइक्रो टीचिंग के बारे में, जिसको कि सूक्ष्म शिक्षण भी कहा जाता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, वो दिया किन्होंने, ड्विट डब्ल्यू एलन ने दिया। माइक्रो टीचिंग जो होती है वो कब हम करते हैं, जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जब हम टीचर की ट्रेनिंग रखते हैं। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, पाठ योजना जिसे कहा जाता है। जैसा कि हमने स्कूल्स में अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लानिंग रजिस्टर जो है हमारा मेंटेन रहता है, तो पाठ योजना उसको कहा जाता है। देन उसके बाद टीच करा जाता है, जो कि 6 मिनट का रहेगा, शिक्षण जो है इसको कहा जाएगा। उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट टीचर्स होते हैं उनसे फीडबैक जो है वो लिया जाता है, समीक्षा जो है वो करी जाती है। और साथ में हमारे जो अध्यापक होते हैं जो हमें वहाँ पर पढ़ाते हैं उनसे भी फीडबैक जो है वो लिया जाता है। तो ये हमारा 6 मिनट का रहेगा समीक्षा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फिर से रीप्लान करेंगे। अब हमें अगर इसमें कुछ कमी है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो हम इसे पुनः पाठ्य योजना जो है वो बनाई जाती है, जो कि 12 मिनट की होगी। रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट जो है वो दिया जाता है। देन इसके बाद रीटीच होगा, दोबारा से हम टीच करेंगे। पुनः शिक्षण ये 6 मिनट का रहेगा। देन उसके बाद फीडबैक लिया जाएगा, फिर से फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है, पुनः समीक्षा जो है वो करी जा रही है। ये भी कितने मिनट की होगी, 6 मिनट की होगी। इस तरह से जो टोटल माइक्रो टीचिंग होती है वो हमारी 36 मिनट की हो जाती है। तो ये हमें याद रखना है कि इसका जो टाइमिंग है वो कितना है, 36 मिनट है। तो
सॉफ्टवेयर और टूल्स दिए हैं और उनको यूज़ जो है वो किस तरह से किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन गिवन है, कहूत, पैडलेट, लैब्स्टर, टर्निटिन। ये सारे ही जो ऑप्शन गिवन है ये प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये इस बार का जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में उसका क्वेश्चन है, रीसेंट पेपर 1 का। तो ये सारे ही जो सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स हैं ये आपने पढ़े होंगे, अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारे टूल्स पूछे गए हैं। अब यहाँ पर जो टूल्स हैं जो लर्निंग में यूज़ होते हैं, अब हम सबसे इजी जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। टर्निटिंग जो होता है वो हमें पता है प्लेजरिज्म डिटेक्टर जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्लेजरिज्म को चेक करता है उसके लिए यूज़ होता है। तो डी का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहीं से हमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर मिल जाएगा, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी का 3 जो है वो एक ही ऑप्शन में गिवन है। तो 3 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से हम औरों को भी चेक कर सकते हैं इफ़ अगर हमें फिर भी डाउट रहता है माइंड में। तो वैसे यहाँ पर अगर हमें ऐसा आंसर दिख जाए तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इतना सारा टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ों को चेक करें। तो कुछ क्वेश्चंस इजी जो है ऑप्शंस भी रहते हैं जहाँ पर कि हमें ध्यान रखना होता है। सो अगर हम इसके बाकियों के भी राइट आंसर्स मिलाएं तो ए का हमारा हो जाता है 4, कहूत जो कि होता है क्विज एंड रियल टाइम जो असेसमेंट है वो इससे किया जाता है, और कहूत जो होता है वो गेमिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पैडलेट है, बी का 1 जो है ऑप्शन है ऑनलाइन कोलैबोरेटिव स्पेस होता है, वर्चुअल वॉल टू शेयर द कंटेंट। तो कंटेंट को शेयर करने के लिए जो एक वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड होता है वो पैडलेट जो है वो रहता है। अब हमारा लैब्स्टर है, लैब्स्टर जिसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, जहाँ पर कि वर्चुअल साइंस लैब जो है वो होती है। लैब से ही हमें पता चल रहा है, लैब हमारा जो होती है जैसे साइंस की लैब हो गई वो हो गया, और क्योंकि वर्चुअल बात हो रही है सॉफ्टवेयर और टूल्स की बात हो रही है तो क्या हो जाएगी वर्चुअल साइंस लैब जो है वो हो जाएगी। और टर्निटिन हो गया हमारा प्लेजरिज्म चेकर। तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन है वो 3 हमारा राइट हो जाएगा। इससे रिलेटेड प्रीवियसली हमने वीडियोज़ में पढ़ा है सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स के बारे में, और डिटेल में हम अदर वीडियो में भी पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बतानी है कि कौन सी राइट ऑप्शन है। इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूजेस इंटेंट द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, इन लर्नर सेंटर मेथड टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज द स्टूडेंट सी इट क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। अब हम इन्हें हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षक परंपरागत निर्णयन भूमिका को छोड़ देता है और एक सुविधादाता की भूमिका का वर्ण करता है जो विद्यार्थियों की भावनाओं पर फोकस करता है। तो अगर हम कथन 1 को देखें तो इन्होंने कहा कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है उसमें शिक्षक जो है वो पुरानी जो विधियां चली आ रही हैं उसको छोड़ देगा। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है वहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा गलत हो जाएगा। 2 कह रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में शिक्षक तदनुभूति संप्रेषण का वातावरण सृजित करते हुए विश्व को जैसे इसे विद्यार्थी समझते हैं वैसे ही समझने का प्रयास करता है। ये ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा। तो 4th जो है इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्योंकि लर्नर सेंटर्ड मेथड है तो हम लर्नर के थ्रू ही एक इन्वायरमेंट जो है वो बनाते हैं और एक एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन जो है उसको क्रिएट करते हैं। और टीचर सेंटर मेथड में जो टीचर होता है उसका मेन रोल होता है, उसका जो मेथड है वो ट्रेडिशनल टाइप का ही होता है जहाँ पर कि टीचर जो है वो केंद्र में होता है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट्स की फीलिंग का हम ध्यान रख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या रहता है टीचर जो होता है जैसा टीचर ने कहा है वैसा ही होता है।
तो राइट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द components of pedagogical analysis of teaching and learning? Objective formulation, selection of teaching methods and materials, content analysis, selection of evaluation devices। इसको हिंदी में पढ़ेंगे हम। शिक्षण और अधिगम के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के निम्नलिखित कौन से घटक हैं? तो शिक्षण अधिगम के घटक पूछे गए हमसे। उद्देश्य, समरूपण, शिक्षण विधियों एवं सामग्रियों का चयन, विषय वस्तु विश्लेषण, मूल्यांकन युक्तियों का चयन। तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि जब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर सबसे पहले हम प्लान करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं, है ना। देन उसके बाद टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स और मटेरियल्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं या चार्ट यूज़ कर रहे हैं, या हम कोई ऑनलाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। टूल्स और सॉफ्टवेयर्स जो हैं अलग अलग, जो भी हमने ऊपर पढ़े उस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मटेरियल और मेथड जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। मेथड में हमारा हो जाता है जैसे लेक्चर मेथड, डेमोक्रेटिक मेथड, एक्सेप्ट दैट डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हमारा होता है। डिफरेंट काइंड के मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। देन कंटेंट एनालिसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर कि हमें कंटेंट को एनालाइज करना होता है। देन उसके बाद ही हम कोई डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। देन जो फोर्थ है कि सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस, अलग अलग तरह के इवैल्यूएशन डिवाइसेस जो हमारे रहते हैं उनको हमें कैसे सिलेक्ट करना है, वो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट रहता है। एट द एंड हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं बच्चों का जो भी हमने पढ़ाया। उसके अंदर हमारे अलग अलग इवैल्यूएशन मेथड्स रहते हैं, जैसे कि हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। इस तरह के जो इवैल्यूएशन मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो चारों ही जो ऑप्शन है इसमें राइट होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। What cannot be held as the correct motive of question answer technique in teaching? तो टीचिंग में कौन सा मोटिव जो है वो करेक्ट नहीं है, इन चारों में से पूछा गया है कि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हम नहीं करेंगे। टू टेस्ट द नॉलेज, टू लोकेट द डिफिकल्टी, टू इंटीमिडेट एंड हैम्पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू प्रमोट थिंकिंग एंड ओरिजिनलिटी। इन चारों ऑप्शन में से जो नेगेटिव वन है वो ऑप्शन नंबर 3 हमें लग रहा है, जहाँ पर कि हम बोल रहे हैं कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो किसी पर्सन का उसको हैम्पर कर रहे हैं। तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हमसे पूछा था कि कौन सा नहीं होना चाहिए मोटिव, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा इसका। अब हमें यहाँ पर 2 लिस्ट गिवन है जिसमें हमें मैच करना है। मायर और ब्रिजेस के लर्नर के टाइप्स हैं और इनके इंडिकेटर्स हैं कि किस तरह से कौन सा लर्नर किस तरह का होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला हमारा है जजिंग लर्नर। तो जजिंग लर्नर जो रहेगा कि हम जज कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, कंसर्न विद नोइंग द असेंशियल्स एंड टेक एक्शन क्विकली एंड इनटॉलरेट टू एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कंसर्न रहते हैं कि जो भी असेंशियल्स हैं उसको लेके कंसर्न्स रहते हैं और डिसीजंस जो होते हैं उसको क्विकली ले लेते हैं। तो ये हमारा जजिंग लर्नर का जो ऑप्शन है वो इंडिकेटर है वो रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा 3rd ऑप्शन के अंदर है, तो इसलिए इसका ए का 3rd जो है वो ऑप्शन रहेगा। देन अब हम देखते हैं एक्सट्रोवर्ट लर्नर। इसका 1 अगर हम देखें तो डिपेंड्स ऑन आउटसाइड सिचुएशंस एंड इंटरेक्शंस फॉर इंगेजिंग इन लर्निंग। तो लर्निंग जो होती है वो एक्सट्रोवर्ट जो होती हैं वो कैसे रहते हैं, आउटसाइड की जो सिमुलेशंस हैं उस पर डिपेंड रहेंगे और इंटरेक्शन करेंगे, इंगेज करेंगे लर्निंग को। देन हमारा जो 4th है वो इंट्यूटर जो होता है वो किस तरह के होते हैं। सी का जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा रहेगा, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं सीक्स आर पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग द फैक्ट्स दे गैदर इन्फेरेंसेस गैसेस फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में से हम क्या कर रहे हैं, गैसेस कर रहे हैं। इन्फेरेंस को क्या, गैदर इन्फेरेंसेस को हम क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। तो एक इंट्यूटर का
माइंड होता है कि वो किस तरह से जो फैक्ट्स हैं उसमें से इन्फेरेंस को गैदर करेंगे। द थिंकर, तो डी जो पार्ट है उसका सेकंड ऑप्शन रहेगा, जहाँ पर कि हम कह रहे हैं कि दे चूज टू डिसाइड थिंग्स impersonally based on analysis, self discipline, logic, and prefer clear course and outcomes. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो थिंकर होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉजिकल होंगे, डिसिप्लिन होंगे, और एनालिसिस जो करने की पावर है उनकी ज़्यादा रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो यहाँ पर हमें जो एलिमेंट्स हैं एनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने को कहा गया है कि आरोही क्रम में हमें इन एलिमेंट्स को लगाना है। और यहाँ पर हमें ऑप्शंस जो हैं वो गिवन है, सिंटेक्स, सपोर्ट सिस्टम, फोकस, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन एंड सोशल सिस्टम। तो ये 5 जो एलिमेंट्स हैं एनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के हमें गिवन है, इनको हम करेक्ट सीक्वेंस में लगाएंगे। सो जो एनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो शूमैन ने दिया था, शूमैन ने एनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है वो दिया था, और इन्होंने 5 एलिमेंट्स भी दिए थे जिनको हम अब सीक्वेंस में लगाएंगे। तो जो ये 5 एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे पहले हमारा होता है फोकस। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन में सी कहाँ पर है, तो हम देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन जो है जहाँ पर सी जो है वो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो गिवन है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे टाइम को बचाते हैं। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर हमें राइट ऑप्शन मिल गया है तो फटाफट हमें क्वेश्चन को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। समटाइम्स कुछ क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन भी रहती है, बट ये तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है तो इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन ऐसी तरह की रहेगी नहीं, तो इसमें हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि फोकस आता है, देन उसके बाद ए ऑप्शन है सिंटैक्स आएगा, देन ई आएगा, सोशल सिस्टम आएगा, देन डी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन आएगा, और बी आ जाएगा हमारा सपोर्ट सिस्टम। तो ये जो है हमारे एनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के एलिमेंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और इनको हम थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ेंगे ताकि कुछ अगर इन फ्यूचर हमें और भी कुछ क्वेश्चन इससे देखने को मिले तो हम उन्हें अटैम्प्ट कर पाए। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा, और जो टीचिंग है उसका नेचर पढ़ा, और PYQs को हमने सॉल्व किया, माइक्रो टीचिंग भी हमने पढ़ी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।